और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, कांग्रेस एक बार फिर से पुराने चेहरों पर दांव खेलती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और इस बात पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मोहर लगाई गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सभी जो मौजूदा एमपीज हैं, मौजूदा सांसद हैं, उनको टिकट दे सकती है। हालांकि दिल्ली की सीटों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की सीटें लगभग फाइनल हो गई हैं, जिनका औपचारिक ऐलान जल्दी ही होगा। तो वहीं कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा कि 11 मार्च को एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं एक बार फिर से, इस तरह की खबरें हैं। डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर। कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, अप्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सीईसी कि ये किसी के बारे में फॉर दिल्ली, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली। आज हरियाणा तो उसमें एजेंडा में भी नहीं था। 11 तारीख को। इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस सीईसी बैठक में शामिल हुए सचिन पायलट ने कहा कि सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है और जो भी शख्स चुनाव जीतने की स्थिति में है वो चुनाव लड़ेगा। चुनाव जीतने की स्थिति में है, उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। पूरे जिन जिन स्टेट्स का डिस्कशन था, सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसा मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीईसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जैसे ही निर्णय को लेगी एआईसीसी से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अरुण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, कल सीईसी की बैठक हुई कांग्रेस की और लंबी बैठक चली, अब 11 तारीख को फिर बैठक होनी है। क्या कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं? हालांकि अभी लिस्ट आनी है, क्या 11 तारीख को उम्मीद की जाए? और राहुल गांधी वायनाड से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, राहुल गांधी का नाम केंद्रीय चुनाव समिति से क्लियर हो गया है। वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, सिटिंग एमपी भी हैं तो वहां से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस बाबत अभी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि ये फैसला खुद राहुल गांधी को करना है, केंद्रीय चुनाव समिति को नहीं करना है। और उत्तर प्रदेश का कल डिस्कशन हुआ भी नहीं। लगभग 10 राज्यों की 60 सीटों पर डिस्कशन हुआ, जिनमें से 40 पर नाम तय कर दिए गए हैं और हो सकता है कि आज शाम तक ये लिस्ट जारी कर दे कांग्रेस। जो बड़े नाम है उसमें तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर हैं, राजनांदगांव से भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार चुनाव में हार हो गई थी उनकी पार्टी की, वो शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश पर अभी डिस्कशन नहीं हुआ और इसीलिए अमेठी और रायबरेली की जो सीटें हैं वहां से क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, इस बाबत तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि जिला कांग्रेस की जो इकाई है वो और राज्य की इकाई है, दोनों ने संस्तुति अपनी भेजी और अमेठी रायबरेली के लोग लगातार दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी को लड़ना चाहिए और रायबरेली से प्रियंका गांधी को। जहां तक बात है पहली सूची जारी होने के लिए, एक सरप्राइज का नाम शायद कोई नहीं हो इसमें, क्योंकि जितने भी सिटिंग उनके एमपी हैं सबका टिकट लगभग तय है, सबका टिकट लगभग पक्का है, किसी का टिकट अभी तक कटने की कोई खबर नहीं है पंकज। तो इस तरह से जो पहली लिस्ट आएगी, कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि 100 नामों की लिस्ट आए, लेकिन चूंकि 60 पर डिस्कशन हुआ है, 40 नाम फाइनल हो गए। दिल्ली के नामों पर विचार हुआ लेकिन कोई नाम फाइनल नहीं हो पाए, इसलिए हो सकता है लिस्ट में थोड़ी देरी भी हो। तो कांग्रेस पार्टी की जो अगली बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, वो 11 मार्च को होनी है पंकज। अरुण, मैं सोच रहा था कि आप प्रियंका गांधी का नाम लेंगे, जो प्रोबेबल्स की बात है, सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर लगी हुई है कि रायबरेली से क्या वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यूपी का भी फाइनल नहीं हुआ है, एक तो वो, और दूसरा दिल्ली को लेकर भी अभी स्ट्रेटेजी फिलहाल बन रही है, वहां के नामों का भी फैसला अभी तक नहीं हुआ है, आप बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कुछ सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार घोषित करने हैं और कांग्रेस पार्टी उसी का इंतजार कर रही है। संदीप दीक्षित का जो नाम है, अलका लांबा का नाम है और उदित राज का नाम है, सुरेंद्र कुमार, कई ऐसे हैं कंटेंडर जिनको अभी चाहती है पार्टी की देखे कि उधर से किसका नाम आता है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात अगर प्रियंका गांधी की बात करिए तो जो उनके करीबी लोग हैं, जो उनके खास लोग हैं, एक सीट तेलंगाना में भी है जिस पर उनके नाम की चर्चा हो रही है और एक सीट उत्तर प्रदेश में भी है। हालांकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि गांधी परिवार ही ये तय करेगा कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं और प्रियंका गांधी रायबरेली जाएंगी कि नहीं।
अगर राहुल सिर्फ वायनाड से लड़ते हैं, अमेठी नहीं जाते हैं, तो दोनों सीटों में से किसी एक पर प्रियंका को उतारा जा सकता है। लेकिन ये सारे सवाल का जवाब तब मिलेगा जब राहुल, प्रियंका और सोनिया तीनों एक साथ बैठेंगे और ये फैसला परिवार को ही लेना है। बिल्कुल, तो अब कहीं ना कहीं 11 तारीख का भी इंतजार करना होगा जब दूसरी बैठक होगी। और राहुल गांधी, जैसा कि अरुण मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि चुनाव अमेठी से भी क्या वो लड़ेंगे, और यदि वो नहीं लड़ेंगे तो वहां से या फिर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो यह भी सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण। और लोकसभा चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी। देर रात अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहे। साथ ही साथ जनसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कल्याण भी इस बैठक में शामिल हुए। और सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार और आंध्र प्रदेश में गठबंधन और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा हुई। बैठक बिहार कोर ग्रुप के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक हुई। आंध्र प्रदेश में गठबंधन किस तरह का हुआ है उसको लेकर चर्चा हुई है इसमें। और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह अहम बैठक हुई और इसमें जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहे। और उधर दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। जेपी नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे तक यह बैठक चली, जिसमें चिराग पासवान मौजूद थे और बिहार में किस तरह से सीट शेयरिंग होगी उसको लेकर इस बैठक में मंथन हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। चिराग पासवान मिलने पहुंचे थे जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के घर पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देर रात की तस्वीरें हैं जब पहुंचे थे चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए। मॉर्निंग प्राइम में अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को इससे फायदा होगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी बढ़ाया गया है, जिसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए के व्यय इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर कर दिया गया है। तो एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर, हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। और कैबिनेट के इन फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला जिसमें भारत की नारी शक्ति को लाभ होगा और धुआं मुक्त रसोई सुनिश्चित होगी। देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए जूट की एमएसपी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
तकनीक और नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक दिन। इंडिया एआई मिशन के लिए कैबिनेट की मंजूरी एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाएगी और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच का विस्तार करेगी, जो एआई नवाचार में वैश्विक नेता बनने की दिशा में हमारी यात्रा में एक बड़ी छलांग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है। और उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को मोदी जी की सौगात। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हमारी सरकार ने करोड़ों माताओं बहनों को धुआं मुक्त स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराए हैं और उत्तम स्वास्थ्य और सुविधापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। इस संवेदनशील निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और मातृशक्ति को बधाई देता हूं, ये ट्वीट किया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने समंदर में चीन के खिलाफ किलेबंदी शुरू कर दी है और कैसे आने वाले सालों में भारत का समुद्री बेड़ा और मजबूत होने जा रहा है, ये बताएंगे आपको।